नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में एक नए विषय पर चर्चा करूंगा। डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। एक कुछ अजीब सा वर्ड है, ये प्रवासी भारतीयों के लिए प्रयोग किया जाता है। मूलतः यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बीज बिखेरना या बुआई करना। अर्थात अपनी जन्मभूमि हिंदुस्तान को छोड़कर अन्य देशों में बसने वाले लोगों के लिए डायस्पोरा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अप्रवासी भारतीय, हम सामान्यतः एनआरआई जिनको कहते हैं, एनआरआई और भारतीय मूल के लोग, पीपल्स ऑफ इंडियन ओशन, ये दोनों डायस्पोरा में शामिल हैं, एनआरआई भी और पीआईओ भी। वास्तव में सोशल नेटवर्क अभी जो चल रहा है आजकल, 21वीं सदी की देन है जो, इसके माध्यम से अपनी मातृभूमि से जुड़ने वालों का समग्र इंडियन डिजिटल डायस्पोरा बन गया है। अभी प्रवासी दिवस भी मनाया था हमने, और हर साल जनवरी 2003 से प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन किया जाता है। ये जनवरी में होता है। वास्तव में इसमें ग्रीक भाषा का डायस्पोरा शब्द, इसका अर्थ है स्कैटरिंग ऑफ आ डिस्पर्सन। स्कैटरिंग और डिस्पर्सन मतलब बिखरा हुआ, जो बिखर जाते हैं, अर्थात अलग अलग जगह पे जैसे हम बीज बोते हैं, उसी को आधुनिक अर्थ में डायस्पोरा यानी मूल स्थान से दूर प्रवास करने वाले समुदायों के समग्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए शुरुआत हुई थी वास्तव में यहूदी लोगों के लिए, ज्यूज डायस्पोरा शब्द की शुरुआत हुई थी, और यहूदियों के लिए ज्यूज डायस्पोरा कहते हैं, चाइना के लोगों के लिए, चीनी लोगों को चाइनी डायस्पोरा कहते हैं। उसी प्रकार से भारतीयों के लिए इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। एक विद्वान हुए रोजर बुर्बाकर, उन्होंने डायस्पोरा शब्दावली के लिए विस्तारित उपयोग किया है, उन्होंने काफी उसका उल्लेख किया है। बुर्बाकर कहते हैं डायस्पोरा का प्रारंभिक आशय जो है यहूदी डायस्पोरा, ज्यूइश डायस्पोरा होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको अन्य लोगों और अन्य राष्ट्रों के साथ में भी जोड़ दिया गया, उस पर भी अब ध्यान केंद्रित होता है। आज इंडियन डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं, ऐसा माना जाता है दुनिया के जितने भी हैं मुल्क, उन सभी में भारत का डायस्पोरा सबसे बड़ा माना जाता है। भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, अधिकृत आंकड़े हैं भारत सरकार के, उनके अनुसार से 3 करोड़ भारतीय आज भारत के बाहर रह रहे हैं। इसमें एक खास बात यह है कि भारतीय डायस्पोरा की यह तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। ब्रिटेन में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, गल्फ कंट्री में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, आपके चाइना में भी हैं, श्रीलंका में हैं, जर्मनी में, फ्रांस में, अर्थात अफ्रीकन कंट्रीज में, सभी जगह भारतीयों की तादाद मौजूद है। जहां जहां भारतीय रहते हैं, दुनिया के उन सभी देश जहां भारतीय रहते हैं, वहां टैक्सी चालक, मजदूर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनी, शॉपिंग मॉल के मालिक और प्रभावशाली भारतीयों का एक तबका अलग ही दिखाई देता है, जो दुनिया के किसी भी देश से सर्वाधिक अलग है। लेकिन इसको बहुत गंभीर या महान डायस्पोरा नहीं कह सकते हम। भारतीय डायस्पोरा वास्तव में सैकड़ों वर्षों के क्रमिक घटनाओं का एक परिणाम है। उदारवाद, उपभोक्तावाद, वाणिज्यवाद, उपनिवेशवाद, वैश्वीकरण, तमाम ऐसे कारण हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारतीयों को प्रवास के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम देख रहे हैं भारत में पंजाब, गुजरात, केरल, ये 3 प्रांत जो हैं, यहाँ से प्रवासी भारतीय बहुत हैं। गुजरात के लोग तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। धीरू भाई अंबानी का नाम हम सभी जानते हैं, वो अफ्रीका में गए थे, अफ्रीका से अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब वो डायस्पोरा में नहीं आते, लेकिन वो भी गए थे, प्रवासी भारतीय थे, और बहुत से हमारे यहाँ के। तो एनआरआई जो है, जिसको अपन कहते हैं ना, एनआरआई शब्द जो चलता है, इसका दमकता चेहरा, इसकी एक कल्पना है लोगों की, एनआरआई यानी काफी दमदार चेहरा होगा, चमचमाती कार होगी, बड़ी रोल्स रॉयस कार होगी, मर्सिडीज बेंज होगी, बड़े घर होंगे, फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, ये माना जाता है। ये एक विजन हमारे सामने आता है कि एनआरआई यानी जिसके पास बड़ी लंबी सी कार होगी, बड़ा घर होगा, जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता हो, उसके हाव भाव बिल्कुल विदेशियों जैसे हों। लेकिन दूसरा सच अगर अपन देखें उसका एनआरआई का,
कि तमाम कोशिश और दुख तकलीफ और दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत के बाद भी आज भारतीयों ने, कुछ ने तो बहुत अच्छी मुकाम हासिल कर लिया, बहुत अच्छी स्थिति बना ली, लेकिन अभी भी बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं। और अक्सर आप देखते हैं जब किसी कंट्रीज में कुछ समस्या आती है तो भारत सरकार पे पूरा प्रेशर आता है कि उनको वापस लाए। भारत में भी जो कोरोना काल आया था लास्ट ईयर, उसमें भी यही हुआ था कि भारतीयों को लाना भारत की प्राथमिकता हो गई थी। और हर बार संकट के समय में या किसी गृह युद्ध की स्थिति होती है तब आप देखेंगे कि भारतीयों को बहुत समस्या होती है। तो पहले तो हमारे यहाँ के लोगों की टैक्सी चालक और श्रमिक लेबर के रूप में, सफाई कर्मी या ऑफिस वर्कर, हैंडीक्राफ्ट, इन सब के रूप में होती थी। लेकिन आज जो है, आज भारतीयों की एक उच्च कौशल प्राप्त प्रबंधक, मतलब हाईली स्किल्ड मैनेजर के रूप में हो रही है। इंजीनियर हैं, व्यवसायी, शोधकर्ता, कूटनीतिक दुनिया, लगभग हर देश में, अमेरिका में तो भरे पड़े हैं। वहाँ की राजनीति में भी भारतीय अप्रवासी जो हैं वही दखलंदाजी दे रहे हैं और वो अच्छे अच्छे पदों पे चुन के भी आते हैं। आज पहले तो अकुशल और अर्धकुशल कामगार जो भारत से जाते थे, खाड़ी देश, पश्चिम दक्षिण एशिया में ठेके पे काम करने जाते थे, वो थे, आज भी जा रहे हैं। केरल से और पंजाब हरियाणा से बहुत गए। लेकिन वैश्विक समुदाय में आज जो है इनको एक अपनी अच्छी पहचान बना ली है और ये भारतीय संस्कृति को प्रसारित कर रहे हैं। 2001 में एक एलएम सिंघवी समिति ने डेटाबेस तैयार किया था। भारत के इंडियन डायस्पोरा कितने हैं, सबसे पहले एलएम सिंघवी समिति ने तैयार किया था और वहीं से इंडियन डायस्पोरा की बात होने लगी। और यूजीसी ने भी गुजरात में आनंद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के सोशलॉजी डिपार्टमेंट को डायस्पोरा सेंटर के रूप में घोषित किया है, जहां पे हर साल डायस्पोरा पे चर्चा होती है, रिसर्च होती है, शोध होते हैं, उनकी समस्याएं, उनके प्रॉब्लम्स जो हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं, इस पर अलग अलग चर्चा होती है। ये है। और आप देखेंगे कि 9 जनवरी जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हर साल 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये इसके साथ भी एक कहानी जुड़ी है कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और दुनिया भर में औपनिवेशिक शासन के शोषण का शिकार बने लोगों के लिए उन्होंने भारत में आके एक सफल संघर्ष की शुरुआत की थी। और इसलिए 9 जनवरी महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने वाले दिन को ही एक प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी, हम सभी जानते हैं कि जब बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके आए थे ब्रिटेन से, बाद में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां पे उनके साथ में बहुत शोषण हुआ था, गोरे काले का भेदभाव था, उनको ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया था। वो उस अन्याय के खिलाफ उन्होंने अफ्रीका में वकालत की, लड़ाई लड़ी और फिर 9 जनवरी को भारत आए। और भारत में आने के बाद में फिर 1915 से लेके हम देख रहे हैं उनका कार्यकाल कि 1947 में अल्टीमेटली अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो ये एक 9 जनवरी का है कि 9 जनवरी क्यों मनाया जाता है। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी दिया जा रहा है 2003 से भारत सरकार के द्वारा। जो हमारे यहाँ के बहुत प्रवासी भारतीय जो भारत के लिए और विदेशों में अपना सम्मान स्थापित कर रहे हैं तो उनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। आज तक भारतीय मूल के 100 से अधिक व्यक्तियों को एक प्रवासी भारतीय संगठन है राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति संघ, ट्रिनिडाद और टोबैगो में इस पुरस्कार से वो सम्मानित कर चुका है। इसी तरह से आपने एक लघु प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है पीबीडी सिंगापुर। इसका आयोजन हर साल सिंगापुर में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल करता है। भारतीय उद्योग परिसंघ की भागीदारी इसमें साफ दिखाई देती है, ये हर साल करता है। ऐसा ही एक पीबीडी यूरोप नाम से एक मिनी पीबीडी का आयोजन 19 सितंबर 2009 को नीदरलैंड में भी हुआ था। भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए नागरिकता की भी योजना बनाई जा रही है, बहुत पुरानी मांग है और इसमें उत्तर अमेरिका, अन्य विकसित देशों के प्रवासी भारतीयों की मांग को देखते हुए भारत सरकार इसमें प्रयास कर रही है कि दोहरी नागरिकता की योजना पहले आई थी 1995 में, बाद में से संशोधन करके 2005 से इसको प्रारंभ किया गया है। तो हैदराबाद में 2006 में एक आयोजन हुआ था और 5 जनवरी 2009 को इसमें प्रवासी भारतीय नागरिकता को अप्रवासी भारतीयों के सम्मान माना गया, ऐसा कहा गया। उसमें रखा कि भारत के स्थित राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालयों के लिए प्रवेश शुल्क होगा। संविधान अधिनियम के अनुसार भारत में निम्न कार्य करने पर डॉक्टर, दंत चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, वकील, वास्तुविद, चार्टर अकाउंटेंट, ये कुछ ऐसे पेशे थे, इन सब के लिए एक योजना बनाई।
वहीं प्रवासी भारतीय बच्चों के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की भी स्कीम रखी गई। 2006-07 से इसकी शुरुआत हुई कि भारतीयों के 100 बच्चों को, भारतीय मूल के व्यक्ति और प्रवासी भारतीयों के 100 बच्चों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कला, वाणिज्य प्रबंधन, पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, कृषि, पशुपालन में छात्रवृत्तियां दी जाएंगी जो सरकार वहन करेगी। एक भारतीय मूल के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी फॉर इंडियन ओरिजिन्स भी की मांग चल रही है कि इसको डीम्ड विश्वविद्यालय की तरह कर्नाटक बेंगलुरु में जो मणिपाल उच्च शिक्षा ट्रस्ट अकादमी है उसके द्वारा एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। भारत को जाने कार्यक्रम में इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा यूथ के नाम से 3 चरणों में एक प्रोग्राम चालू किया गया जिसमें 18 से 26 आयु के व्यक्तियों को विशेष कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जिसमें भारत की औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या अन्य उपलब्धियां बताई जाती हैं। वहीं प्रवासी केंद्रों की स्थापना हुई है। दुबई में, कुआलालंपुर, न्यूयॉर्क में 3 प्रवासी भारतीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये कुछ ऐसे हैं जिनके माध्यम से हमने वैश्विक भारतीय ज्ञान के नेटवर्क को स्थापित किया जा रहा है, जिससे आज प्रयास ये कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कुशल लोगों की आबादी है विकसित देशों के लिए जा रही है। प्रतिभा पलायन, जो ब्रेन ड्रेन की बात की जाती है, बल्कि भारतीय ज्ञान के इस खजाने को प्रतिभा प्राप्ति, ब्रेन गेन के रूप में वापस लाया जाए। डायस्पोरा के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रयोग किए जा रहे हैं उसको प्रतिभा प्राप्ति, ब्रेन गेन के रूप में वापस लाया जाए, इसका प्रयास हो रहा है। भारतीय डायस्पोरा का वर्गीकरण करते हुए विद्वानों ने इसको कुछ अलग अलग प्रकार से विवेचित किया है। पहला आता है क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, सीमा पार प्रवास। बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो बिना किसी वैधता के, मतलब लीगली, इन लीगल तरीके से, अवैधानिक तरीके से वो सीमा पार जाके बस जाते हैं। समीप के जो अलग अलग देश हैं वहाँ बिना किसी वैधता के, बिना किसी लीगल कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, जाके चुपचाप चोरी छिपे जाके बच जाते हैं। और ये प्रवास ज़्यादातर अवैध ही है, ये सारे अवैध हैं। तो ये सीमा पार प्रवास जो है, इससे भारतीयों, मतलब भारत सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े ही नहीं है कि इन्हें इंडियन डायस्पोरा में कोई पहचान दी जा सके। ये इंडियन डायस्पोरा की वास्तव में एक कमज़ोर कड़ी है। इसकी सही पहचान और इन लोगों के पुनः भारत में आने के लिए योजनाएं और नियम बनाए जाने की आज एक सख्त जरूरत है, क्योंकि इस तरह के प्रवासी क्या करते हैं, सामरिक आर्थिक दृष्टि से नकारात्मक सिद्ध हो रहे हैं। उस देश के लिए जहां बस गए वहां के लिए तो ये वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। दूसरा एक प्रकार है वर्गीकरण जो है इसका, निर्जातीय जन्मभूमि आधारित प्रवास, एथनिसिटी बेस्ड माइग्रेशन। इस तरह के प्रवासियों के जहन में अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि को लेकर विशेष लगाव रहता है। ये प्रवासी दूसरे देशों में अपनी जन्मभूमि के लगाव को बहुत स्पष्ट करते हैं। सिंगापुर, श्रीलंका, कनाडा आदि देशों में इस तरह के जो भारतीय गए हैं उनके साथ उनकी जन्मभूमि का प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। ये एथनिक आधार पर दूसरे देश से अलग थलग पहचान बनाए हुए हैं और ये भारत से जुड़े नहीं हैं, लेकिन खुद को भारतीय के रूप में पहचान बनाए रखना या भारतीय रूप में पहचाने जाने की इनकी विशेष पसंद रहती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर आप देखें, श्रीलंका के जो तमिल हैं, ये श्रीलंका के नागरिकों की अपेक्षा स्वयं को भारत के तमिल के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए और उस तरह से विश्लेषित करते हैं। एक होता है अदृश्य प्रवासी, इनविजिबल माइग्रेशन। इस श्रेणी में हम उन भारतीयों को शामिल करा गया है जो कई पीढ़ियों पहले भारत से बाहर गए और एक देश से दूसरे देश पहुंचते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी भारतीयता धीरे धीरे अदृश्य हो गई। जैसे कनाडा है, ब्रिटेन है, फिजी है, ये इसी प्रकार के हैं। इसमें बहुत संभावनाएं हैं। ये अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में वहाँ जाने जाते हैं। जैसे भारत में यहूदी एक ऐसे ही समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, इन्हें भारतीय मूल व्यक्तियों के तौर पर चिन्हित किया गया है। ये डायस्पोरा भारतीय समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इंडियन डायस्पोरा के उससे क्या हुआ कि भारत से जो जाते हैं विदेशों में, वहाँ अपने कौशल, अपने ज्ञान और अपने हुनर के बल पे जो जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो जो बचत है वो पैसा यहाँ पे लगाते हैं। अगर आप देखेंगे, आपके कोई का जाना हुए अमूल डेयरी जहाँ का है मूल, वहाँ अगर जाते हैं आनंद में, तो आनंद में आपको डायस्पोरा का अर्थ ही अलग से समझ में आएगा कि वहाँ कितना विकास हुआ है। केरल में बहुत भारतीय हैं, तो केरल में, पंजाब में, आपके तमिलनाडु, केरल, पंजाब और गुजरात का बेसिकली आनंद तो सबसे ज़्यादा फेमस है डायस्पोरा के लिए। ये जो भारतीय प्रवासी हैं, ये
हमारे जबलपुर में भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में उतनी संख्या नहीं है जितनी इन राज्यों में है। तो यहाँ की पहचान ही बदल गई। यहाँ पे इनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे से हॉस्पिटल बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हैं, कॉलेजेस बने हैं, आवासीय, मतलब एकदम से सिनारियो काफ़ी बदल गया है। और 9 जनवरी को जो डायस्पोरा दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 2014 में अभी कुछ लोगों को सम्मानित किया था, विशेष था वो भारतीय प्रवासी दिवस, और हर साल होता है। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले ये हुआ था। तो इसमें अधिकतर भारत के लोगों को हमने सम्मानित किया। जैसे महात्मा गांधी की पौत्री हैं इला गांधी, दक्षिण अफ्रीका में रह रही, उनको सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में लिसा मारिया सिंह हैं, बहरीन में कुरियन वर्गीज हैं, कनाडा में वासुदेव चंचलानी हैं, फिजी में रामकृष्ण मिशन को करा गया, फ्रांस में विकास चंद्र सान्याल, नीदरलैंड में सत्यनारायण सिंह राबिन, बलदेव सिंह, पापुआ न्यू गिनी में शशिंद्रन मुथुवेल, सऊदी अरब में सिहाबुद्दीन बाबा कुंजू हैं, सऊदी अरब में है वो, शमशीरा बायलिल परवन संयुक्त अरब अमीरात में हैं, यूनाइटेड किंगडम में शैलेश लक्ष्मण वारा हैं, अमेरिका में पार्थसारथी चिरामिल पिल्लई हैं, अमेरिका में रेनू खातोर है। ऐसे बहुत से हैं। अक्षय कुमार की भी गिनती उसी में आती है। ये जो है, ये धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं, और जिस देश में वहाँ अपना जीविकोपार्जन करने के साथ में अपने देश के साथ साथ भारत को भी कर रहे हैं। तो हम ये डायस्पोरा पे आज मेरा व्याख्यान था, और मैंने प्रयास करा कि आपको डायस्पोरा पे प्रवासी, जो कि NRI या PIO के नाम से जाने जाते हैं, इनकी क्या स्थिति है, इस पे बहुत अध्ययन हो रहे हैं। वास्तव में कुछ देशों में तो इनकी, जो इन्होंने अपनी लगन या मेहनत के बल पे अपने को स्थापित किया है, बहुत अच्छा है। लेकिन आज भी विदेशों में जब कोई संकट आता है, जब उनके यहाँ गृह युद्ध की स्थिति आती है, तो इनके साथ बहुत बुरी स्थिति हुई। जैसे अभी कोरोना काल में तो भारतीयों के साथ में बहुत बुरा व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बाहरी हैं, ये हैं। अब धीरे धीरे वैसे भी देखा जाए तो वो वहाँ इतनी ज़्यादा, वहाँ की अर्थव्यवस्था में इतना उनका योगदान हो जाता है, अर्थव्यवस्था में जमने के साथ साथ वो वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पहलू में भी उनकी पहचान बन जाती है। फिर भी इंडियन डायस्पोरा यानी बीज को बिखेरना। जिस तरह बीज बिखरते हैं, बुआई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक देश से दूसरे देश में जाके अपने आप को बिखेरना, अपने आप को स्थापित करना, ये कहलाता है डायस्पोरा। आज के लिए इतना ही।